आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के सेकेंड मेन टॉपिक को, जिसका नाम है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। यानी कि इस टॉपिक में अब हम लोग कास्ट के बारे में बात करेंगे और सोशल रिफॉर्म के बारे में। यानी कि कास्ट यदि है तो कास्ट को भाई सुधारना भी तो पड़ेगा, क्योंकि पहले जातिवाद बहुत होता था, अपर कास्ट लोअर कास्ट इस प्रकार का समस्या पहले बहुत था। तो उसको हम लोग अब यहाँ पे बात भी करेंगे और वो किस प्रकार से सुधरा है ना, उसमें किस प्रकार से बदलाव आए उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सम ऑफ आवर सोशल रिफॉर्मर्स ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज। मतलब कि हमारे पास बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, है ना, सरस्वती दयानंद सरस्वती जी हो गए, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के, फिर से मुमताज अली भी थे। तो ये सब हमारे क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे। तो ये लोग ना पूरी तरीके से कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि एक ही कंट्री में अलग अलग प्रकार के कास्ट के बीच में इनइक्वालिटी हो। मतलब कि अपर कास्ट वाला छोटा कास्ट को देखना नहीं चाहता है, इस प्रकार का सिस्टम ना हो। यानी कि लोग चाहते थे कि हर लोग आराम से मिलजुल के रहे, वो ठीक है, ये चाहते थे ये लोग। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल टू कास्ट। मतलब कि राजा राम मोहन राय, पहला तो ये कि ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। दूसरा बात, इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मतलब कि बुद्ध के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बुद्ध जी के द्वारा लिखा गया होगा किताब, उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था, है ना। उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया और इन्होंने बताया किसके बारे में, कास्ट के बारे में। इन्होंने बताया कि देखो, जब बुद्ध भगवान के चीज़ों किताबों में ये सारी चीज़ें कास्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग कास्ट को क्यों माने, है ना। मतलब कि ये लोगों को एविडेंस देना चाहते थे कि देखो, जब बुद्ध भगवान इतने महान होके उनके किताब में कहीं पे कास्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग कास्ट को क्यों मान रहे हैं, इसको खत्म करो, है ना, ये मानते थे। उसके बाद देखो, द प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all castes। देखो यहाँ पे ना प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज का मतलब यहाँ पे ये है एक ग्रुप, बेसिकली आप कह सकते हैं लोगों का ग्रुप, एक एसोसिएशन कह लीजिए। ये प्रार्थना समाज ये कहता था, देखो, भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। ये प्रार्थना समाज का मानना यह था, इसमें जितने भी लोग थे उनका ये मानना था कि देखो भाई, चाहे अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो, सबको भक्ति का राइट है। मतलब कि आप ये जानते हैं कि पहले लोअर कास्ट को भक्ति यानी कि पूजा पाठ करने का भी अधिकार नहीं था। यानी कि मंदिर में तो घुसना दूर, आसपास भटक भी नहीं सकते थे। तो वो लोग कहते थे कि देखो भाई, भक्ति हो चाहे पूजा पाठ कुछ भी हो, सबका अधिकार इस पे बराबर है ना। ये कौन लोग कहते थे, प्रार्थना समाज के लोग कहते थे। और ये प्रार्थना समाज एक ग्रुप था लोगों का, ठीक है। उसके बाद इन बॉम्बे, अब बॉम्बे का बात कर लेते हैं। इन बॉम्बे दी परमहंस मंडली, परमहंस मंडली भी एक प्रकार का लोगों का ग्रुप ही था। द परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। बॉम्बे का बात हो रहा है। परमहंस मंडली ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं लोगों का ग्रुप था, एसोसिएशन था। ये बना था बॉम्बे में 1840 में। और ये किस चीज़ के लिए काम करता था, ये काम करता था एबोलिशन ऑफ कास्ट के लिए। मतलब कि कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, है ना। जरा सोचो, उस समय पे कास्ट को खत्म किया जा रहा था, तो अच्छा बात था ये, है ना। लेकिन केवल क्या सारे लोग कास्ट को खत्म करना चाहते थे? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कास्ट को बढ़ावा भी देते थे। कुछ लोग मानते थे कि कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाए, है ना। ऐसे भी ऐसे सारे भी हमारे लोग थे। उसके बाद मैनी रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वेयर पीपल ऑफ अपर कास्ट एज वेल। बहुत सारे हमारे कंट्री में उस समय पे एसोसिएशन थे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, आर्य समाज था, है ना। और भी अलग अलग प्रकार के हमारे सोसाइटी थे, एसोसिएशन थे, जिसमें कि लोग जो है ना अपर कास्ट के भी बिलोंग करते थे और लोअर कास्ट के भी बिलोंग करते थे। मतलब कि वो लोग जो कि एक बदलाव चाहते थे, वो अपर कास्ट से भी आते थे और लोअर कास्ट से भी आते थे। लेकिन सारे लोग नहीं, कुछ लोगों का मानना था कि ये सब सिस्टम रहने दो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि कास्ट सिस्टम से कुछ होने वाला नहीं है, इसको खत्म करो, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। अब क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब है वो जो इसको हम लोग कहते हैं ना फादर, जो कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते हैं। वो लोग अब क्या करने लगे, हाँ, जो चर्च में काम करते हैं वो लोग अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मंदिरों में पुजारी होते हैं, उसी प्रकार से चर्च में
फादर होते हैं हमारे, तो वो लोग अब क्या करने लगे, हमारे भारत में स्कूल खोलने लगे ट्राइबल लोगों के लिए, यानी कि आदिवासी लोगों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। प्लस जो हमारे लोअर कास्ट के बच्चे हैं जिनको कि कोई भी पढ़ने नहीं देता था, उनके लिए ये लोग स्कूल खोलने लगे। तो ये अच्छा काम हो रहा था यहाँ पे, है ना। आगे एट द सेम टाइम, उसी समय द पुअर बिगैन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वेर ओपनिंग अप इन दी सिटीज। तो ये हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कि फादर ये सब स्कूल भी खोल रहे थे, और उसी समय पे कुछ ऐसे गरीब घर के लोग भी थे, बच्चे भी थे, जो कि गांव को छोड़कर शहर की ओर शिफ्ट हो रहे थे रोजगार के लिए, क्योंकि भाई गांव में ये रहेंगे तो और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हो सकता है इनको गांव में काम ना मिल रहा हो, इसीलिए लोग आगे शहरों में मूव भी करते थे। देयर वाज वर्क इन फैक्ट्रीज। अब चूंकि शहर में जा रहे हैं तो शहर में इसको काम मिल जाएगा कहाँ पे, फैक्ट्री में या फिर म्यूनिसिपैलिटी में। म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर निगम, है ना, वहाँ पे काम मिल जाएगा। दैट वे आर कमिंग अप इन दी सिटीज। तो सिटीज में जो बड़े बड़े फैक्ट्री बनते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी में क्या क्या काम हो सकते हैं, नाला बनाना, सड़क बनाना, झाड़ू मारना, इस प्रकार का चीज़ें। तो वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये लोग जाएंगे तो रोजगार मिल जाएगा। तो इसी आशा में ये लोग जो है ना गांव को छोड़ के शहर की ओर ज़्यादा शिफ्ट होते रहते थे। उसके बाद ड्रेन्स हैड टू बी डग, यानी कि नाला बनाया जाता था, रोड बनाया जाता था, बिल्डिंग बनाए जाते थे शहर में, और सिटी को क्लीन भी किया जाता था, है ना। तो ये सब का साथ काम कहाँ पे हो रहा था, शहरों में हो रहा था। इसीलिए लोग गांव से शहर की ओर ज़्यादा मूव करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यदि हम गांव से शहर जाएंगे तो कोई ना कोई रोजगार तो मिल ही जाएगा और हमारा काम चल जाएगा, है ना। दिस रिक्वायर्ड, अब भाई यदि आपको नाला बनाना है, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, फिर शहर को साफ रखना है, उसके लिए क्या चाहिए, कुली चाहिए, यानी कि कुली जो कि सामान ढोता है वो हो गया हमारा। डिगर यानी कि जो खड्डा यानी कि जो गड्ढा करेगा वो चाहिए हमको। कैरियर जो एक जगह से सामान को उठा के दूसरी जगह जाके रखेगा। सीवेज क्लीनर जो कि नाला को साफ करेगा। रिक्शा पुलर जो कि रिक्शा को चलाएगा। ये सारा का सारा काम कहाँ पे होगा, शहरों में होगा। क्या शहरों में आपने, क्या गाँवों में कभी आपने नाला साफ होते हुए देखा है? हालांकि आज तो आप देख भी सकते हैं, लेकिन पहले नहीं हो रहा था। पहले लोग अपने से कर लेते थे, लेकिन पहले शहरों में चीज होता था, है ना। आगे उसके बाद फिर द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, began moving to the cities where there was a new demand for labor। तो छोटे छोटे शहरों से और छोटे छोटे गांवों से लोग जो है शहर की ओर ज्यादा मूव करते थे, और वो लोग होते थे जो कि लोअर कास्ट के हैं, है ना, क्योंकि उनको तो भाई गांव में कोई जल्दी काम देगा नहीं, और दूसरा बात इनको मालूम था कि जिस शहर में जाएंगे तो कोई ना कोई रोजगार तो मिल ही जाएगा। तो इसी आशा में ये लोग गांव से छोड़ के शहर की ओर मूव करते थे ताकि हमको कोई रोजगार मिल जाए, क्योंकि शहरों में डिमांड क्या होता है, लेबर का ज्यादा होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ऑल्सो सम वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस इन असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। और कुछ तो लोग हमारे भारत के ऐसे भी थे लोअर कास्ट के लोग जो कि अपने भारत को छोड़ के अलग अलग कंट्री में भी जाके काम करते थे प्लांटेशन में। प्लांटेशन मतलब वो खेती बाड़ी जो कि बहुत दूर तक होता है, वो भी एक ही चीज का, जैसे चाय का हो गया, शुगर केन का हो गया, है ना, कॉफी हो गया, इन सारी चीजों का। और जैसे हमारे लोग कहाँ पे ज़्यादा पसंद करते थे जाना, असम, असम तो भारत में ही है, मॉरिशस विदेश में है, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया। तो इन सारे जगहों पर भी हमारे भारत के लोग जाना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता था। और आज भी भारत में आप जाएंगे ना असम में, तो वहाँ पे चाय का खेती बहुत होता है, ठीक है ना। इसीलिए लोग वहाँ पे जाना पसंद करते थे, क्योंकि उसको वहाँ पर रोजगार मिल जाता था। उसके बाद वर्क इन द न्यू लोकेशन वाज ऑफन वेरी हार्ड। लेकिन ये लोग खुशी खुशी वहाँ पे काम करने के लिए चल तो जाते थे, लेकिन भाई आप विदेश में जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा ही काम मिले, कभी कभी खराब काम भी मिल सकता है ना। तो कभी कभी इन लोगों को काम करना विदेशों में कठिन भी पड़ जाता था, है ना, लेकिन अच्छा काम इन लोगों को, यानी कि काम करते थे तो अच्छा खासा पैसा इनको मिल जाता था। उसके बाद बट द पुअर पीपल फ्रॉम लो कास्ट सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव लैंड ऑनर्स। अब यहाँ पे जितने भी हमारे लोअर कास्ट के लोग थे ना, वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते थे कि हम विदेश चल जाए कमाने के लिए, एज कम्पेयर टू ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, मतलब कि लैंड ऑनर्स। मतलब कि मान लीजिए कि यदि हम लोअर कास्ट से हैं और हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, तो हम जाएंगे लैंड ऑनर के पास, यानी कि जमींदार के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भाई हमको 1 कट्ठा ज़मीन दे दो या फिर 1 बीघा ज़मीन दे दो, उस पर हम खेती करेंगे, बदले में आपको कुछ ना कुछ पैसा हम साल भर साल देते रहेंगे, है ना। और मान लीजिए हमें पैसा नहीं दे पाए, तो फिर वो हमको बहुत गंदे तरीके से मारता पीटता था, हाँ, अनाज भी ले लेता था हमारा, तो उस प्रकार से चलता था। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से जमींदार लोग पीटता था,
तो इससे बचने के लिए वो लोग ये चाहता था कि क्यों ना हम भारत को छोड़ के दूसरे जगह काम करने के लिए चल जाए। इससे ये होगा कि हमारा पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा, प्लस जमींदार का हमको डांट भी नहीं सुनना है, मार भी नहीं खा पाएंगे, है ना। इस प्रकार से लोग अपने देश को छोड़ के बाहर में काम करने के लिए चल जाते थे। उसके बाद देयर वेयर अदर जॉब्स अपॉर्चुनिटी लाइक द आर्मी। और हमारे भारत में ना एक और प्रकार का जॉब था जो कि था हमारा आर्मी का जॉब था। आर्मी के जॉब को भी लोग करते थे, जैसे अ नंबर ऑफ महर पीपल हु वेयर रिगार्डेड एज अनटचेबल। हमारे भारत में जो महर कास्ट है ना, वो महर कास्ट को उस समय पे अनटचेबल कहा जाता था। मतलब कि महर कास्ट में वो लोग बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही लो कास्ट के हैं, ऐसा पहले भारत के लोग मानते थे। भारत में था पहले ही। अ नंबर ऑफ महर पीपल हु वेयर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स फाउंड जॉब्स इन दी महर रेजिमेंट। महर रेजिमेंट का मतलब आज आप क्या देखते हैं, सिख रेजिमेंट, है ना, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ये सब आप देखते हैं इंडियन सोल्जर्स में, इंडियन आर्मी में। तो उस समय पे भी हमारा महर रेजिमेंट नाम करके एक रेजिमेंट हुआ करता था आर्मी में। तो वहाँ पे महर कास्ट के लोग ज़्यादा जाके आर्मी का जॉब करते थे, उनको वहाँ से भी आमदनी होता था और अपना घर परिवार चलाते थे। उसके बाद द फादर ऑफ भीमराव अंबेडकर वॉज द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट। अब दलित मूवमेंट क्या है, देखो दलित भी एक प्रकार का लोअर कास्ट भी हमारे भारत में पहले माना जाता था। तो दलित मूवमेंट यानी कि दलित लोग अपने अधिकार को पाने के लिए जो मूवमेंट करता था, जो तौर तरीके वो लोग अपनाते थे स्ट्रगल करने का या फिर लोगों से अपना राइट मांगने का, अंग्रेजों से खास करके, उसको हम लोग कहते थे दलित मूवमेंट। और इस दलित मूवमेंट का जो लीडर था वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी, है ना। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी पढ़ाते थे आर्मी स्कूल में, क्योंकि उस समय पे सिचुएशन बहुत हद तक बदल चुका था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। तो वो पढ़ाते भी थे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये हमारा कंप्लीट होता है, अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।